कितने टाइप की मोल्डिंग सैंड हो सकती है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट मैंने ऊपर बताया प्रॉपर्टी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी के जैसे यदि इंपॉर्टेंट आपको पूछा जाता है कितने टाइप की मोल्डिंग सैंड है जो हम लोग पूरे प्रक्रम में, पूरे प्रोसेस में इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले तो ग्रीन सैंड। जैसा कि हम लोगों ने प्रॉपर्टी में ग्रीन स्ट्रेंथ की बात की थी, तो वहां पर हम लोगों ने ये बताया कि प्रॉपर मात्रा में सिलिका, प्रॉपर मात्रा में क्ले और प्रॉपर मात्रा में नमी के मिश्रण के साथ जो प्रॉपर हम लोगों ने एक मिक्स बनाया था, एक मिक्स फॉर्म, जिसको मोल्डिंग सैंड कह रहे थे, ग्रीन सैंड कह रहे थे। नमी की उपलब्धता में उसकी जो क्षमता थी वो तो ग्रीन स्ट्रेंथ थी। और उस समय जब आप उस स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो उस समय जो रूप होगा, संयुक्त रूप सिलिका का, क्ले का और नमी का, उस रूप पर जो मिट्टी है, जो सैंड है आपकी, उस सैंड को बोलेंगे ग्रीन सैंड। ठीक है, इसी तरीके से ड्राई सैंड कौन सी होगी? सूखी रेत। जब ग्रीन सैंड से नमी हटा देंगे आप किसी भट्टी में रख के मजबूत बना देंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी आपकी ग्रीन सैंड होगी, ग्रीन सैंड हम कहां पर यूज करते हैं? जहां पर हमें कम प्रोडक्ट बनाने हो, थोड़े प्रोडक्ट बनाने हो, क्योंकि गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी के साथ आप जो भी शेप चाहेंगे वैसे शेप आप बना लेंगे, बिगाड़ लेंगे, है ना? तो जहां पर कम प्रोडक्शन देना हो वहां पर तो ग्रीन सैंड यूज करेंगे। जहां पर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन देना होता है वहां पर फिर आपके मोल्ड को मजबूत बनाने की जरूरत होती है। पहले बना लेते हैं, फिर इसकी नमी किसी भट्टी में रख के पूरे मोल्ड को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बाहर कर देते हैं, तो उस समय उसकी क्षमता बढ़ी रहती है। तो फिर हम क्या करते हैं कि इसे भारी ढलाई करने के काम यूज करते हैं, भारी ढलाई करने के काम में लाते हैं इसको ड्राई सैंड को। अगला आपको दोमट सैंड। दोमट में सीधे जैसे नाम आ जाता है तो आप ये मान लीजिए जो भी आपने सैंड देखी थी, क्ले देखी थी, 50% यहाँ पर क्ले हो गया, 50% सिलिका हो गया। जो मैंने बताया था 15 से 30% तक, यहाँ पर 50% आपकी क्ले होती है और 50% आपकी दोमट मिट्टी होती है। ठीक है, और इसको पर्याप्त मात्रा में पानी में मिलाया जाता है। और जहाँ पर बड़े बड़े पार्ट्स बनाने होते हैं, टरबाइन के ब्लेड हुए, अलग अलग टाइप के हॉपर्स होते हैं, इनको बनाने के लिए दोमट सैंड का इस्तेमाल करते हैं। 50% दोमट होती है मिट्टी और 50% क्ले होती है। ठीक है, अब बात करते हैं मेन थोड़ा कुछ टेक्निकल चीजें हैं। अभी तो नाम से आपको तो समझ में आ रहा था, यहाँ पर आपको थोड़ा सा एडिशनल अटेंशन देने की जरूरत है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो फेसिंग सैंड, इसलिए मैं इसको थोड़ा इग्नोर करें। ट्रांसलेट करते समय फेसिंग का मतलब सामना आ गया है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। आपसे कितना मालूम फेसिंग सैंड क्या होता है? फेसिंग सैंड, फेसिंग का मतलब जो मेन चीज फेस करने वाला होता है। फेसिंग सैंड एक हमारी ऐसी सूखी मिट्टी होगी जिसका रिफ्रैक्टरीनेस प्रॉपर्टी बहुत हाई होनी चाहिए। इसको हम यूज कहां करते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि ये आपको ये कोप का पार्ट है, ठीक है, और यहाँ पर आपने कोई एक पैटर्न दबा दिया है, पैटर्न आपने दबाई, फिर आपने यहाँ पर मोल्डिंग सैंड को फिल किया, इसके बाद फिर आप ऊपर वाले कोप को लाते हैं ऐसे, फिर से आप मोल्डिंग सैंड भर देते हैं। जब सूख जाता है तो आप क्या करते हैं? इसको आप ओपन कर लेते हैं, बाहर कर लिए, इसको बाहर निकाल लिया, तो ये जो बीच में खोखली जगह बची है, इस खोखली जगह में क्या होगा? कैविटी होगी, और इस कैविटी में आपने मोल्टन मेटल को भरना है। जब मोल्टन मेटल को भरेंगे तो मोल्टन मेटल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। जब मोल्टन मेटल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो ये बाउंड्री पर जो भी मटेरियल है इसी में एक्चुअली बोलते हैं मोल्ड। ये जो आपका सरफेस है अंदर वाला, इसको बोलते हैं मोल्ड। इस मोल्ड का ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो सरफेस है, ये सरफेस डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है किसके? पिघले हुए धातु के। ठीक है, तो इस सरफेस को ही बोलते हैं फेस, क्योंकि सबसे ज्यादा टेम्परेचर, सबसे ज्यादा कठिनाई इसी सरफेस को फेस करनी पड़ेगी। बाकी यहां वाले से उतना मतलब नहीं है ना। बस यहाँ क्या होगा कि जो भी परमेबिलिटी के साथ गैसेस बाहर निकल रही होंगी, उसी की वजह से कुछ गर्मी होगी, फेस करनी होगी।
लेकिन मेन असली गर्मी फेस करनी को इसको करनी है। तो हम तो क्या करते हैं, यहाँ पर ऊपर ऊपर एक पतली लेयर 1 मिलीमीटर की 2 मिलीमीटर की सूखी मिट्टी की, एक ऐसी मिट्टी का छिड़काव करते हैं कि जो हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके। ठीक है, तो ऐसी सैंड को ही हम लोग बोलेंगे फेसिंग सैंड या फेसिंग रेत। इसको अप्लाई कैसे करते हैं, जब पैटर्न आता है इसे दबाते हैं इस मिट्टी के अंदर, नीचे वाले के अंदर, तो दबाने से पहले भी इसके ऊपर सूखी मिट्टी छिड़क देते हैं। कौन सी सूखी मिट्टी, फेसिंग सैंड। ठीक है, इसके ऊपर दबा दिया तो कुछ मिट्टी आपने यहाँ पर दब गई आगे सूखी वाली, इस पर पूरे ऊपर से मिट्टी छिड़क देंगे, जब छिड़क देंगे यहाँ मिट्टी आगे चिपक गई, फिर ऊपर सैंड भर देंगे, है ना। बाद में जब इसको निकालेंगे तो ये जो आपकी पतली सूखी वाली मिट्टी है ये इस कैविटी के सरफेस पर चिपक के रह जाएगी, है ना। तो इसको बोलेंगे फेसिंग सैंड। और इस फेसिंग सैंड को एक बार ही यूज किया जाता है, क्योंकि जब प्रोडक्ट आपका यहाँ पर बन के निकलेगा तो इसका गर्व रहेगा कि इस सैंड में जो आपने सफेद पहले मिट्टी लगाई थी वो काली हो जाएगी, खराब हो जाएगी, उसको बार बार आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपने यहाँ पर क्या क्या चीज देखी फेसिंग सैंड में, एक तो फेसिंग सैंड डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है हाई टेम्परेचर के। ठीक है, इसलिए जो मोल्ड बनाया है मोल्ड के कांटेक्ट सरफेस पर अप्लाई किया जाता है। हाई रिफ्रैक्टरीनेस प्रॉपर्टी होनी जरूरी है। तीसरी बात, इस फेसिंग सैंड को बार बार इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना। तो ये चीजें है। अगली बात करते हैं पार्टिंग सैंड की। फेसिंग सैंड जितना इंपॉर्टेंट है लगभग उतना इंपॉर्टेंट पार्टिंग सैंड भी है। पार्टिंग सैंड क्या चीज है, पार्टिंग सैंड का मतलब ये है कि जब भी आपने ये नीचे वाला ड्रैग पहले बनाया, ठीक है, ड्रैग के बनाने से पहले ड्रैग जो आपने पहले मिट्टी भरी, इस मिट्टी के ऊपर कोई सांचा होगा लकड़ी का या किसी धातु का, मेटल का, इस सांचे के साथ आपने पहले मिट्टी भरी। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो आपने गीली मिट्टी भरी इसके अंदर वो इसके सांचे के सरफेस से चिपक जाए। चिपक सकते हैं, नहीं चिपक सकते। कहीं अगर आप आस पास जाना जहाँ भट्ठे वट्ठे होते हैं, जहाँ ईंटा बनाए जाते हैं, एक सांचा टाइप होता है, सांचे में गीली मिट्टी पहले भरता है, फिर थपकी देता है, फिर उसको सेक करता है, फिर पलट देते हैं। लेकिन बार बार वो क्या करता है, सूखी मिट्टी उठाता है, पहले सांचे में भर देता है, डाल देता है ना, और उसके बाद फिर गीली मिट्टी डालता है, उसको पूरा सेक कर दिया, जब पूरा फिल हो गया उसको पलटा दिया, तो सूखी मिट्टी होने की वजह से इजीली सेपरेट हो जाएगा, सांचे के साथ चिपकेगा नहीं। तो सेम वही चीज मान लीजिए कि आपका पार्टिंग सैंड है कि वो पार्ट में ब्रेक हो जाए, स्टिक ना करे। तो एक तो इन सरफेस पर स्लाश और सैंड के बीच में, और दूसरा ड्रैग और कोक। पहले ड्रैग आपने भर दिया, ड्रैग के सरफेस पर आपने सूखी मिट्टी डाल दी, इसके बाद फिर कोक वाले पार्ट पर आता फिर सूखी मिट्टी डाली, ठीक है। इसके बाद फिर आप पूरा मिनट से टाइट कर देते हैं दोनों तरफ से। जब आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर पार्टिंग सैंड होने की वजह से ये आराम से खुल जाएगा, निकल जाएगा। समझ में आ रही बात पार्टिंग सैंड की, ठीक है। यहाँ तो कोक और ड्रैग है, कभी कभार यहाँ बीच में चीक भी हो सकता था। चीक पता है ना तीसरा पार्ट में होता है, चीक होगा तो एक सर्कल आपके और निकल जाएंगे। यहाँ भी पार्टिंग सैंड डालेंगे, यहाँ भी पार्टिंग सैंड डालेंगे, है ना। तो ये आपकी पार्टिंग सैंड हो गई। अगली अगर बात करते हैं तो बैकिंग सैंड। बैकिंग के नाम से लगा बैकअप देना। बैकअप का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने पिछले केस में भी देखा था कि ये कोई एक कैविटी है और यहाँ पर कोक और ड्रैग है। इस मोल्ड में आपने कौन सी मिट्टी लगाई थी चारों तरफ, बताइए कोई? फेसिंग सैंड। फेसिंग सैंड को बैकअप देने के लिए बैकिंग सैंड क्या है कि काली होती है, इसमें गोल्ड डस्ट भी होता है, बार बार की इस्तेमाल करी हुई जली हुई फेसिंग सैंड भी होती है, बार बार इसको यूज करते हैं। इसको हम करते क्या है कि ऊपर क्योंकि हर बार फ्रेश सैंड तो लगा पाना मुश्किल होगा, महंगा भी पड़ेगा। जो मैंने बताया था कि फ्रेश जो फेसिंग सैंड है एक ही बार यूज करते हैं, पहले मैंने बताया तो हम अगली बार क्या करते हैं ना, उसको बैकिंग सैंड बना देते हैं। पहले हम बैकिंग सैंड डालेंगे, फिर पहले फेसिंग सैंड डाल देंगे पैटर्न के ऊपर, पतला पतला 1-1 मिलीमीटर तक या जो भी रिक्वायर्ड होगा,
इसके बाद 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर तक बेकिंग सैंड भर देंगे, जिससे कि बैकअप के लिए तो रहेगी वो, तो उसके अंदर भी प्रॉपर्टी वही है, हाई टेम्परेचर सहने की क्षमता है ना, जो मैंने बताई थी चीजें, तो वो सारी क्षमताएं तो हैं, लेकिन वो कलर में ब्लैक है, इसलिए इसको ब्लैक सैंड भी बोलते हैं। तो फेसिंग सैंड को सपोर्ट देने के लिए, फेसिंग सैंड को बैकअप देने के लिए, फेसिंग सैंड के साथ ही अंदर की लेयर में एक जो लेयर होगी उसको बोलेंगे बैकिंग सैंड। ठीक है, बैकिंग सैंड या इसी को फ्लोर सैंड भी बोलते हैं, एक ही नाम है। ठीक है, आगे चलते हैं सिस्टम सैंड। सिस्टम सैंड जहां पर कोई मशीनरीज की है, जब कास्टिंग की बात करेंगे, जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां पर कुछ आपके हाथ से रिकॉर्डिंग करने वाला प्रोसेस होगा, कुछ मशीनों से भी होगा। ठीक है, तो जहां कोई मशीनों से बनाया जाने वाला जो मोल्ड होगा मशीनों के लिए, तो वहां पर स्पेशल टाइप की सैंड तैयार करते हैं, जिसमें सिर्फ और ये सब कोई आपका पार्टिंग सैंड दुनिया भर की सैंड उसमें नहीं भरते हैं, क्योंकि तो पूरे के पूरे सिस्टम में एक ही टाइप की मिट्टी भरते हैं, जिसको सिस्टम सैंड बोलते हैं। ठीक है, वो जहाँ पर मैकेनिकली या मशीनरी के साथ में कास्टिंग करेंगे वहां पर यूज करते हैं सिस्टम सैंड। अगला आता है कोर सैंड। कोर सैंड के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की थी। किसी होलो कैविटी के अंदर इसको बीच में प्लेस करते हैं, जिससे कि प्रोडक्ट के अंदर होल बनाया जा सके, और वो तो प्रॉपर ही मोल्टन मेटेरियल के संपर्क में रहता है हमेशा कोर, इस वजह से रिफ्रैक्टरी टेम्परेचर इसका बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि अलसी का तेल, राल, खनिज तेल और मकई का आटा, डेक्स्ट्रीन, सोडियम सिलिकेट, इन सभी का मिश्रण मिला के इसको हाईली स्ट्रेंथफुल बनाया जाता है सैंड के, जिससे कोर बनाते हैं, या तो कोर सैंड होती है। तो इतने बेसिक 8 टाइप के हमारे मोल्डिंग सैंड होती है, जिनको आप कास्टिंग करने के लिए यूज करते हैं। कोई है क्या? ठीक है, अगला हम बात करते हैं जो भी सैंड है, इस सैंड का परीक्षण कैसे करेंगे। भाई हम लोगों ने बातें तो कर ली कि ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे ऐसे कंडीशन होनी चाहिए, ये ग्रेन के साइज होने चाहिए, ज्यादा परमेबिलिटी के लिए गोलाकार ग्रेन होंगे, उससे कम प्रॉपर्टी के लिए अर्ध गोलाकार बताया, हाई स्ट्रेंथ के लिए क्या बताया था, एंगुलर ग्रेन बताए थे। ठीक है, इसके बाद कंपाउंड भी बताए थे। तो हम तो मार्केट में बोल दिए कि ये दे दो, क्या उसने वही दिया है कि नहीं दिया, इस बात की परीक्षण तो हमें करनी पड़ेगी ना। तो अब हम परीक्षण की बात करते हैं कि जो भी मोल्डिंग सैंड हम ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसका परीक्षण कर लें कि जो जो चीजें हैं क्या वो वास्तव में है कि नहीं है। अगर हम बोल दें कि नमी इसमें 8% है, तो नमी 8% है कि नहीं है। ठीक है, क्ले इतने परसेंट है, तो क्ले इतने परसेंट है कि नहीं है। सिलिका सैंड में हमने बोल दिया कि राउंड ग्रेन्स है, तो है कि नहीं है, ये चीज पता करेंगे। तो मेन चीज अभी हमें यहाँ पर 2 चीजें पता करनी है इस टेस्ट के साथ। पहला तो कौन कौन से कंपोनेंट या एलिमेंट हैं, ठीक है, वो कितने हैं, कैसे जांचेंगे उन्हें। दूसरी बात ये कि जो स्ट्रेंथ की बात अभी हम लोग कर रहे हैं, मोल्डिंग सैंड की स्ट्रेंथ की, वो स्ट्रेंथ है कि नहीं है। तो 2 टाइप के परीक्षण अभी हमें करना है, इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी सुन लेते हैं, उसको देख लेते हैं। तो पहला आपका है जो परीक्षण करने वाले हैं हम लोग, पहला होगा टेस्ट टू डिटरमाइन द कंटेंट ऑफ सैंड। जो सैंड है हमारी, कौन सी सैंड, मोल्डिंग सैंड। मोल्डिंग सैंड के अंदर जो कंटेंट है उनका परीक्षण करना है। ठीक है, दूसरी चीज हम लोग पता करेंगे, टेस्ट टू डिटरमाइन क्या चीज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सैंड। ठीक है, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, कौन कौन सी स्ट्रेंथ है, ये कैसे चेक करेंगे। टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है ना। तो इन चीजों का परीक्षण करना बहुत ज्यादा नहीं है, परेशान होना। पहला हम एक करके बात शुरू कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने कहा कि जो टाइप ऑफ टेस्ट है, कंटेंट ऑफ सैंड, इसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे कि पहला परीक्षण करेंगे कि सैंड में कंटेंट कौन कौन सा है, उसके टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। तो कंटेंट में हम लोगों ने क्या क्या बताया, सिलिका सैंड बताया, क्ले बताया, मॉइस्चर बताया, ये चीज बताई ना। तो अब क्ले जो हमारा है, सिलिका सैंड जो है, सिलिका सैंड में हमें आकार चेक करना है कि किस आकार का सिलिका सैंड है, तो कैसे चेक करेंगे, तो हम डिस्कस कर लेते हैं।
बहुत सिंपल सा है। इसको अगर एक घरेलू उदाहरण के रूप में कहें तो जो घर में आटा होता है, रोटी बनाने से पहले एक छलनी होती है ना, छलनी में उसको छानते हो तो बड़ी बड़ी भूसी होती है ऊपर रह जाती है, महीन वाले जो दाने होते हैं आटे के वो नीचे गिर जाते हैं। उसमें क्या करते हैं, एक्चुअली पहले एक सैंपल रखते हैं आटे का, उसको सेक करते हैं वैसे ऐसे करके, है ना। तो जो भी साइज उसका होल होगा नीचे का प्लेट का, जो भी होल साइज होगा उस होल साइज से छोटे जो दाने होंगे वो नीचे गिर जाएंगे, उससे बड़े वाले ऊपर रह जाएंगे। सेम उसी पैटर्न पे यहाँ पर एक मशीन होती है जिसका नाम होता है सीव सेकर। कौन सी सीव सेकर, ये आप क्या करें, सीव सेकर। सीव सेकर कुछ नई चीज नहीं होती, मैं बता रहा हूँ। हाँ, छन्नी टाइप की होती है, आप ऐसे देख लो जैसे टिफिन देखो जो घर में जो लोग ले जाते हैं ना, कई सारे जो डिब्बे एक दूसरे के ऊपर लगे रहते हैं, सेम मान लो वही ऐसे यहाँ पर बहुत सारे आपने टिफिन लगा दिए, ठीक। तो यहाँ पर आपने कोई एक मोटर लगा दी, मोटर, ठीक है, तो बेस किसी का मोटर लगा दो, और ऊपर वाले में एक छन्नी रखी है। इस छन्नी में जो आटा वाली थी छन्नी, छोटे छोटे इसमें होल बने होंगे, और इसमें भी होल होंगे, इनमें भी होल होंगे, सभी में होल होंगे, सभी में। नीचे वाले में कोई होल नहीं होगा, नहीं तो मोटर को ऊपर गिर जाएगा, नीचे वाला सॉलिड होगा। आपने कोई 100 ग्राम में 50 ग्राम का सैंपल उस क्ले का या जो भी सैंड है उसको उठा लिया, सिलिका का मान लो ना, सिलिका का 50 ग्राम में 100 ग्राम सैंपल आपने उठाया, इस वाले पर रख दिया, रख दिया। जब हम मोटर ऑन करते हैं तो एक बहुत तेज इसमें वाइब्रेशन होता है, कर 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 ऐसे बहुत तेज आवाज करता है। अगर यहाँ पर चल जाए तो मान लो कि पूरा ये वाला ब्लॉक आपको पता चल जाए कि बहुत बड़ा काम हो रहा है, ठीक है, बहुत तेज आवाज करता है। तो उस वाइब्रेशन के साथ में क्या होगा कि जितना भी यहाँ पर था आपका ग्रेन सिलिका के, वो अच्छा इसको अरेंज कैसे करते हैं, जो भी चलनी इसके अंदर लगी है, चलनी सभी में छेद होंगे, लेकिन सबसे बड़े बात होल होंगे ऊपर वाले में होंगे, उससे थोड़ा कम नीचे वाले में होंगे, उससे और थोड़ा कम नीचे वाले में होंगे, उससे और थोड़ा कम नीचे वाले में होंगे, अभी घटते हुए क्रम में नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर आपने और भी कुछ छोटे छोटे महीन में होंगे। तो जब आप इस सीव सेकर मशीन को वाइब्रेट कराएंगे बहुत तेज, आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए, या जितना भी अपने टाइम रखते हैं, तो क्या होगा कि जितने भी दाने होंगे कुछ तो यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ कौन से दाने कलेक्ट होंगे, जो इस वाले होल से छोटे होंगे लेकिन इस वाले होल से बड़े होंगे, है ना। इसी तरीके से कुछ यहाँ पर कलेक्ट होंगे जो इस वाले होल से छोटे होंगे, इस वाले होल से बड़े होंगे। इसी तरीके से सभी में थोड़ा थोड़ा इकट्ठा हो जाएंगे, कुछ वजह नहीं करते। अब हम क्या करेंगे, हर एक छलनी में जितना भी कलेक्ट हुआ, अच्छा हर एक छलनी के ऊपर एक कुछ कॉफिशिएंट नाम होगा, कॉफिशिएंट नंबर एक सभी में दिया हो, इस स्थिरांक जिसको बोलेंगे, ठीक है। हर एक छलनी में, इस वाली छलनी में कितना कलेक्ट हुआ, मान लो कि 5 ग्राम कलेक्ट हुआ, टोटल हमने 100 ग्राम सैंपल लिया था, तो कितना परसेंट यहाँ पर आया, 2% आया। कितना हुआ, 100 ग्राम में 5 ग्राम अगर यहाँ पर आ गया 5%, हाँ 5%। इसी तरीके से यहाँ पर मुझे कलेक्ट हुआ, इसका अपना अलग वजन कर लिया, यहाँ पर कलेक्ट हुआ इसका अपना एक अलग वजन कर लिया, यहाँ कलेक्ट हुआ इसका अपना एक अलग वजन कर लिया। ऐसे जितने भी सीड्स हैं, छलनी को थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज ले लो ना, सीड्स किसको बोलेंगे, जितने भी सीड्स हैं, हर एक सीड पे जो भी कंटेंट आया, इस कंटेंट को वेट कर लिया आपने अलग अलग। वेट करने के बाद जो भी कंटेंट है छलनी का अलग अलग सीड का, उन सीड के कॉफिशिएंट से स्थिरांक से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। पर उसके बाद नहीं, इसके बाद एक फार्मूला है इसका फाइनेस चेक करने का। ये जो फाइनेस होगा, जितने भी गुणनफल है, किसके गुणनफल, जो वेट आपका आया अलग अलग सीट में और उसके कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हर एक सीट के अपना एक अलग अलग मल्टीप्लाई प्रोडक्ट आएगा, उनका टोटल बटे टोटल कितनी कितनी परसेंटेज किसमें किसमें था, इनका एडिशन समझ पाएगा भाई। मान लो कि सबसे ऊपर वाली छलनी में कुछ एक कंटेंट आया ग्राम में, उस ग्राम का उस सीट के ऊपर जो भी वो स्थिरांक लिखा हुआ है उससे आपने गुणा कर दिया, एक में कर दिया एकदम ऐसे सभी के साथ कर दिया। जितने भी गुणनफल आए इन सभी को आपने अलग जोड़ दो,
ठीक है। इसी तरीके से जितना कंटेंट जिस चीज के अंदर रुक रहा है बिना गुणा करे परसेंटेज में निकाल लो उसे, तो टोटल कितना परसेंट लेके चले थे, कितना परसेंट पहले में आया, कितना परसेंट दूसरे में आया, कितना परसेंट तीसरी में आया, कुछ आपको ऊपर रह गया होगा, है ना, उसको छोड़ देंगे, बाकी का परसेंटेज आ जाएगा। अगर ऊपर वाला भी छोड़ देंगे तो 100% हो जाएगा, ऊपर वाला हटा देना जो कहीं नहीं समझाया ना। तो जितने भी हमारे प्रतिशत आए हैं इनको अलग टोटल कर लो, जितने स्थिरांक के साथ मल्टीप्लीकेशन वाले थे उनको अलग जोड़ लो, जो गुणनफल वाले टोटल है उनको ऊपर कर दो, प्रतिशत वालों को नीचे कर दो। जो भी आपका नंबर आएगा यूनिट प्लेस नंबर होगा, इसको बोलेंगे फाइनेंस नंबर। इससे मतलब ये ट्रांसलेशन में दिक्कत है, फाइनेंस नहीं है, फाइनेंस यानी कि महीनता, फाइनेंस का नंबर ये आ जाएगा। ठीक है, पता चल जाएगा इससे। एक तरीका वो भी था एससीएम टीईएम वाला जो मैंने बताया था, लेकिन उसको अभी आप यहाँ पर मत देखो, तो थोड़ा सा ज्यादा हाई उसमें चला गया। आगे हम बात करते हैं तो डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ क्ले, बालू के कैसे चल रहा है, परसेंटेज ऑफ क्ले की बात करेगा गलत लिखा हुआ। चलो परसेंटेज ऑफ क्ले छोड़ो, आपको जो भी आपका सिलिका है आप ऐसे मानो, जो भी सिलिका सैंड है इसका शेप कैसा है, मतलब आकार कैसा है ना, आकार देखना कि वो राउंड है कि सेमी राउंड है कि एंगुलर है, ये चीज जो मैंने बताई थी अभी, उसको आप सीधे माइक्रोस्कोप पर ले जाएंगे, इनलार्ज करके देखेंगे, जो भी उसका शेप आपको दिखाई दे जाएगा वही नोट कर देंगे, बता देंगे कि इस शेप के सिलिका सैंड इसके अंदर यूज किए गए। तो सिंपल सी चीज है। अब तीसरा है आपका उल्टा रख दिया एक्चुअली में, इसको शेप यहां होना चाहिए, परसेंटेज यहां होना चाहिए ना। चलो कोई बात। अब जो क्ले के प्रतिशत है इसको आप कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या होता है कि हाँ भी क्ले के कंटेंट का एक टेस्टर होता है, एक छोटा सा टेस्टर होता है, जो भी सिलिका सैंड है, सैंड के मिश्रण का आप एक निश्चित अमाउंट लेते हैं सैंपल के रूप में। उस सैंपल को फिर आप क्या करते हैं, मान लो जैसे 50 ग्राम आपने सैंपल लिया, इसको एक किसी जार में 475 मिलीलीटर पानी में रखेंगे, 25 ml NaOH रखेंगे, ठीक है, मिश्रण बनाएंगे, घोल बनाएंगे। उस घोल के अंदर 50 ग्राम सिलिका डालेंगे, सैंड डाल दिया आपने, ठीक है। इसको फिर क्या करेंगे, रोटेट कराएंगे 60 आरपीएम की दर से, कितनी देर तक, 1 घंटे तक, जिससे वो मथनी नहीं होती है, मत देने के लिए 1 घंटे तक इसको चलने देंगे, डुबाने देंगे। इसके बाद फिर आप इसको हटा देंगे, उतार देंगे, धुल देंगे अच्छे से। तो जो भी सिलिका के साथ में क्ले वाला अमाउंट है वो हट जाएगा, उससे हटेगा ना, जब धुलेंगे कोई चीज महीन वाली चीज हटेगी। जो भारी चीज होगी वो पानी के साथ नीचे बैठेगी, हल्की चीज होगी वो पूरी सस्पेंड हो जाएगी, पानी के साथ ऊपर रहेगी। अगर हम इस पानी को धीरे धीरे करके बाहर निकालें तो जो नीचे बैठी हुई चीज है, जमा हुई चीज है, वो नीचे रह जाएगी। एक बार ये आपने कर दिया, इसके बाद फिर आपने क्या किया, फिर वो जो जार है इस टेस्टर के अंदर, उसमें 150 ml तक के निशान बने होंगे, 150 ml तक पानी भरेंगे, 10 मिनट के लिए उसे फिर से छोड़ेंगे। फिर हम देखेंगे सिलिका सैंड आई ऊपर, फिर धीरे धीरे बैठ गए, जो क्ले है, क्ले धीरे धीरे ऊपर की तरफ पानी में आ गया, ठीक है। ये प्रोसेस हम बार बार करेंगे, फिर उसको पानी को निखार देंगे, अलग कर देंगे। ऐसे हम बार बार करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे। फिर हम एक समय ये देखेंगे कि अब जो ऊपर का पानी है 150 ml तक बिल्कुल साफ एकदम पानी हो गया, क्ले का कंटेंट आ ही नहीं रहा है ना। 10 मिनट तक किया, आपने धीरे धीरे 5 मिनट पर लाके किया, जल्दी जल्दी उसको निकालने लगे। लास्ट में फिर क्या करेंगे, जो सिलिका सैंड है इसको सुखा के नमी निकल जाने के बाद फिर एक बार वेट कर लेंगे। जितना हमारा पहले 50 ग्राम लेके चले थे, अब जितना ग्राम कम हो जाएगा, मान लेंगे कि उतनी क्ले थी, है ना, समझ आएंगे। क्ले का परीक्षण ऐसे करेंगे। अगला है नमी। नमी का परीक्षण कैसे करेंगे, सिंपल सा, आपने सैंपल उठाया, थोड़ी देर रुकेंगे, ठीक है, सैंपल एक उठाया, सैंपल को आपने क्या किया, वजन कर लिया। वजन करने के बाद आप इसको किसी भट्टी में रख दिया, 24 घंटे के लिए छोड़ दिया, एक टेम्परेचर देकर, तो नमी इसकी बाहर होती रहेगी धीरे धीरे। अगले दिन आप आए, इसका वजन किया, कुछ वजन इसका कम हो गया, नमी थी वो निकल गई। हमें ये कैसे पता चलेगा कि इतनी नमी थी? अगले दिन वजन चेक किया, नोट किया,
फिर वहीं पर रख दिया फर्नेस में, भट्टी में। फिर 24 घंटे बाद हम आए, फिर उसका वजन चेक किया। अगर कल वाले वजन टायर का वजन थोड़ा कम है तो इसका मतलब अभी नमी इसकी निकल रही है। आज वाली भी नोट कर ली, फिर उसको रख दिया भट्टी में। फिर अगले दिन आए। ये प्रक्रिया हम तब तक करते रहेंगे जब तक पिछले दिन की अपेक्षा अगले दिन का वजन एक समान नहीं हो जाता, है ना। जब एक समान हो जाएगा तो मान लेंगे कि अब इसके अंदर जो नमी थी कंप्लीट रूप से बाहर निकल चुकी है। तो अब हम पहले दिन वाले सैंपल के वजन से आखिरी दिन के सैंपल के वजन, जिस दिन से कांस्टेंट हो गया वजन, उस कांस्टेंट वजन के बीच में जो अंतर आया वो उसकी नमी थी। ठीक, तो ये चीज हो गई आपकी, जो भी आपके कंपोनेंट्स थे इनका परीक्षण कर लेते हैं। अब अगला है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंड में यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो है, उनको हम चेक करेंगे। उनमें ये कौन कौन सी चेक करना है? मोल्ड की हार्डनेस, जो भी आपने मोल्ड बनाया इसकी हार्डनेस कैसे चेक करेंगे? तो हम बता रहे हैं इसमें होगा तो एक इसका भी कोई वो टेस्टर होता है। ये मान लो कभी कभार जो रोड बनता है ना, रोड पर आपने देखा होगा कोई इंजीनियर होता है, वो एक इस तरीके से कोई इंस्ट्रूमेंट लिए रहता है। यहाँ पर एक नीडल टाइप की होती है, ठीक है। इस नीडल को रोड पे पूरा दबाता हूँ, ऐसे फंसा देता हूँ, है ना, ऐसे कुछ होगा। तो ये टेस्ट क्या है कि ये सरफेस ऐसे मान लो है, ये सैंपल है हमारा, इसके अंदर ऐसे लाएंगे, प्रेस करेंगे, जो नीडल होगी इस सरफेस के अंदर कितनी धंस गई। और यहाँ पर ऊपर एक डायल इंडिकेटर बना होता है, जैसे घड़ी देखते हो ना, घड़ी के स्विच चारों तरफ घूम रही है, यहाँ पर डायल इंडिकेटर होगा। जितना धस रहा है, जितना वर्टिकल ट्रेवलिंग हो रही है, उतना यह नीडल से रोटेट होकर रीडिंग आप लिखते रहेंगे। आप बता पाएंगे कि नीडल अपने टॉप सरफेस से कितना अंदर तक चली गई है। वो जो डायल है, डायल की रीडिंग बता देगी, ठीक है। तो जितनी रीडिंग यहाँ पर चली गई, दसाव जितना हो गया, ऐसे आप दूसरा सैंपल उठाएंगे, किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा। जिसमें कम दसाव हो रहा है इस रीडिंग के अनुसार कहेंगे कि वो सरफेस ज्यादा हार्ड है, और जिसमें ज्यादा दसाव हो रहा है वो सरफेस कम हार्ड है, क्योंकि सॉफ्ट है इसीलिए धस जा रहा है। और ये रीडिंग आपकी 0 से लेकर 100 तक के बीच में होती है, जिसको बोलते हैं हार्डनेस नंबर, ठीक है। 0 से 100 डॉलर में विभाजित किया जाता है, और ये हार्डनेस टेस्टर से आप सैंपल को की हार्डनेस को चेक कर लेते हैं। अगला आपका जाता है पारगम्यता, परमिएबिलिटी। जैसा मैंने बताया था, क्या इसका था था एयर को एक जगह से दूसरी जगह पास करने के लिए यहाँ पे एक टेस्टर होता है, बीच में सैंपल लगाते हैं, एक तरफ से आप इसमें एयर का फ्लो देते हैं, ठीक है। एयर फ्लो होता है कितनी कोई निर्धारित मात्रा की, जैसे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर की एयर आपने ली वॉल्यूम में, उसको आपने आर पार कराया, बाद में देखते हैं कितनी एयर बची, उसको मेजर कर लेते हैं प्रेशर से, और इस प्रेशर डिफरेंस से आप ये पता लगा पाते हैं कि जो भी सैंपल हमने किसी मीडियम के रूप में रखा था, उस मीडियम के आर पर कितनी एयर पास हो गई है, ठीक है। तो एक ही चीज हो गई। अगला है आपका स्ट्रेंथ। जैसा कि आप इंजीनियरिंग मटेरियल में या किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ चेक करते हैं, वहां भी आपने देखा होगा यूटीएम मशीन एक है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, कि किसी भी प्रोडक्ट का जो टेस्टिंग टेंसाइल में, कंप्रेसिव में, इंपैक्ट में जो चेक करते थे, वैसे ही यहाँ पर आपको मोल्डिंग सैंड में भी चेक करना है। इसमें सिंपल करना क्या है कि जिस भी मोल्डिंग सैंड की स्ट्रेंथ को चेक करना है, उसका पहले एक सैंपल बनाएंगे, ठीक है। सैंपल आपने बना लिया, उस सैंपल को मशीन के साथ, एक नीचे जबड़ा होगा, एक ऊपर जबड़ा होगा, जो भी टेस्टिंग मशीन होगा, ऊपर से कंप्रेस करेंगे और रीडिंग ऊपर लोड की चलती जाएगी। जैसे आप टेंसाइल या कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन देखे हैं मटेरियल में, वैसे ही होगा। वहां पर आपका लोड की रीडिंग रहेगी, और किस लोड के करस्पॉन्डिंग ये क्रॉस हो जाएगा कंप्रेसर में, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गई। इसी तरीके से टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हो जाएगी, ठीक है। टेंसाइल में अपोजिट एक दूसरे को खींच रहा होगा, सेम जैसे मटेरियल की कंप्रेसिव और टेंसाइल टेस्टिंग आप करते हैं, वैसे ही आप यहाँ पर एक निर्धारित शेप का सैंपल बना लेते हैं मोल्डिंग सैंड से, और वो टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सैंड स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन यहाँ पर नाम दे दिया गया। वहां पर था आपको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूटीएम, यहाँ पर सैंड की स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, इसलिए सैंड स्ट्रेंथ टेस्टर कहते हैं। तो आपका अगला आ जाता है हाई टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि कितनी मैक्सिमम टेम्परेचर सहने की क्षमता है मोल्डिंग सैंड के अंदर, इसको आप क्या करेंगे
सारी सराउंडिंग, सारा एनवायरनमेंट वैसे ही आप प्रोवाइड करेंगे जैसा एक्चुअल कास्टिंग के साथ होने वाला है। ठीक है, उस कंडीशन के साथ में एक कोई सैंपल रखते हैं मोल्डिंग सैंड का, और टेम्परेचर को इंक्रीज कर करके उसके बिहेवियर को आप रीड आउट करते हैं, और फिर देखते हैं कि क्या अभी तक वो अपनी शेप, साइज या जो भी प्रॉपर्टी है उनको लॉस्ट तो नहीं कर ले रहा है। ठीक है, यानी कि हॉट स्ट्रेंथ उसकी कम तो नहीं हो रही है हाई टेम्परेचर पर। तो अलग अलग हर बार आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे और उसके बिहेवियर को रीड आउट करते जाएंगे। किसके बिहेवियर को? सैंपल। किसके सैंपल? सैंड के सैंपल को। तो इस तरीके से आप चेक कर लेते हैं कि हाई टेम्परेचर सहने की कितनी क्षमता इस मोल्डिंग सेल्स के अंदर है। ठीक है, तो ये आज आपका चैप्टर हो गया, और ये मोल्डिंग सेल कंप्लीट मुझे लगता है कि हो गया। अब हम बात करेंगे अगली क्लास में मोल्ड कैसे बनाएंगे, गेटिंग सिस्टम क्या होगा, इसकी बात करेंगे।